अक्सर भारत के इतिहास में एक ऐसे युद्ध को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, एक ऐसा युद्ध जिसने ये तय कर दिया कि एक ट्रेडिंग कंपनी, जी हाँ, एक कंपनी पूरे सब कॉन्टिनेंट पर राज करेगी। ये कहानी है दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध की, और हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। और यही सवाल इस पूरी कहानी के दिल में है। ये सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की कहानी नहीं है। नहीं, ये इस बात को समझने की कोशिश है कि आखिर कैसे मुट्ठी भर अंग्रेज व्यापारी भारत की उस वक्त की सबसे बड़ी ताकत को घुटनों पर लाने में कामयाब हो गए। तो इस कहानी को समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में देखेंगे। पहले बात करेंगे उन दो बड़ी ताकतों की जो आमने सामने थी। फिर उस संधि पर नजर डालेंगे जिसने, कह सकते हैं, युद्ध की आग भड़का दी। इसके बाद हम चलेंगे सीधे युद्ध के मैदान में, और आखिर में ये समझेंगे कि इस लड़ाई ने भारत का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए कैसे बदल कर रख दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 19वीं सदी से। उस वक्त का भारत, आप समझिए, एक अखाड़े की तरह था, जहां दो बहुत बड़ी शक्तियां एक दूसरे के सामने खड़ी थीं। एक तरफ थे मराठा। अब देखिए, मराठा कोई एक राजा का साम्राज्य नहीं था। नहीं, ये सिंधिया, होलकर, भोंसले जैसे कई पावरफुल सरदारों का एक, कह लीजिए, ढीला ढाला गठबंधन था। जब ये साथ होते थे तो बहुत ताकतवर थे। लेकिन, और यही सबसे बड़ी बात है, इनकी आपसी फूट ही इनके पतन का कारण बनने वाली थी। और यहीं पर कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। देखिए, दोनों के मकसद कितने अलग थे। मराठों का लक्ष्य था अपना दबदबा बनाए रखना, अपना राज कायम रखना। वहीं दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी, वो तो मुनाफे और जमीन की भूखी थी। मराठों के पास थी घुड़सवारों की एक बहुत बड़ी सेना, तो अंग्रेजों के पास थे डिसिप्लिन्ड पैदल सैनिक और उनसे कहीं बेहतर तोपें। और सच पूछिए तो यही वो फर्क था जिसने इस जंग का नतीजा लगभग तय कर दिया था। आप जानते हैं, हर बड़ी कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है। इस कहानी में वो टर्निंग पॉइंट थी मराठों की अपनी आपसी लड़ाई। इसी लड़ाई ने अंग्रेजों को वो मौका दे दिया जिसका वो शायद बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हो ये रहा था कि मराठा सरदार आपस में ही सत्ता के लिए लड़ रहे थे, और इसी खींचतान में जब पेशवा बाजीराव द्वितीय यशवंतराव होलकर से हार गए, तो अपनी गद्दी बचाने के लिए उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सच में इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। उन्होंने क्या किया? वो सीधे अंग्रेजों के पास गए और 1802 में बेसिन की संधि कर ली। ये एक सब्सिडियरी अलायंस थी। इसका मतलब सीधा सा था, अंग्रेज पेशवा की रक्षा करेंगे और बदले में पेशवा अपनी आज़ादी अंग्रेजों के हाथों में सौंप देंगे। अब जाहिर सी बात है, सिंधिया और भोंसले जैसे बड़े और ताकतवर मराठा सरदारों को ये बात कैसे मंजूर होती? उस वक्त एक ब्रिटिश अफसर ने इसे क्या खूब कहा था, एक सिफर के साथ एक संधि, मतलब एक ऐसे लीडर के साथ डील जो खुद अपनी ताकत खो चुका है। अंग्रेज ये बात अच्छी तरह जानते थे कि वो पूरे मराठा संघ से नहीं, बल्कि एक हारे हुए कमजोर पेशवा से बात कर रहे हैं। और बस इसी वजह से युद्ध अब तय हो चुका था, उसे टाला नहीं जा सकता था। और फिर जंग का बिगुल बज ही गया। ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी, बिल्कुल नहीं। दक्कन के पठारों से लेकर दिल्ली के तख्त तक पूरा का पूरा भारत एक विशाल जंग का मैदान बन गया। इसमें साल 1803 बहुत ही अहम था। 80 और दिल्ली की लड़ाइयों ने तो जैसे मराठों की कमर ही तोड़ दी। और दिल्ली पर कब्जा, अरे वो सिर्फ एक शहर पर कब्जा नहीं था, उसका मतलब था कि अब मुगल बादशाह भी अंग्रेजों के रहमो करम पर थे। एक सिंबॉलिक ब्लो था ये। हालांकि यशवंतराव होलकर जैसे कुछ योद्धा थे जिन्होंने 1805 तक हिम्मत नहीं हारी, वो लड़ते रहे। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, यह हैरान कर देने वाला है। 80 की लड़ाई में हर एक मराठा सैनिक के बदले में 2 ब्रिटिश सैनिक मारे गए। सोचिए, 2 के बदले 1। अंग्रेज जीते जरूर, पर यह जीत उन्हें बहुत बहुत महंगी पड़ी थी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मराठा कितनी बहादुरी और जिद से लड़े थे। देखिए, लड़ाइयाँ तो मैदान में जीती और हारी जाती हैं, पर असली कहानी तो संधियों की मेज पर लिखी जाती है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस जीत के बाद अंग्रेजों ने आखिर हासिल क्या-क्या किया। युद्ध खत्म होने के बाद संधियों का दौर शुरू हुआ और अंग्रेजों ने अपनी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई। उन्होंने मराठा सरदारों को एक-एक करके, अलग-अलग करके कमजोर किया।
भोंसले हों या सिंधिया, दोनों को दिल्ली और आगरा जैसे कीमती इलाकों के साथ साथ अपनी बहुत बड़ी जमीन गंवानी पड़ी। नतीजा बिल्कुल साफ था। एक तरफ मराठों का इलाका सिकुड़ता जा रहा था और दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य किसी बेल की तरह तेजी से फैल रहा था। तो आखिर इस पूरे युद्ध का मतलब क्या निकला? इसका असर क्या हुआ? ये सिर्फ एक और हार जीत की कहानी नहीं थी। नहीं, ये वो मोड़ था, वो टर्निंग पॉइंट था जिसने भारत के आने वाले 100-150 सालों का इतिहास लिख दिया था। अगर इसे संक्षेप में समझे तो इस एक युद्ध ने सब कुछ बदल कर रख दिया। मराठा शक्ति, जो एक जमाने में भारत की सबसे बड़ी ताकत थी, वो बिखर गई। ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत की, कह सकते हैं, बेताज बादशाह बन गई। और यहीं से ब्रिटिश राज की असली नींव पड़ी, वो राज जिसने भारत के भविष्य को पूरी तरह से एक नया आकार दे दिया। सोचिए, सिर्फ चंद सालों के अंदर सत्ता का तराजू पूरी तरह से अंग्रेजों की तरफ झुक चुका था। वो कंपनी जो सिर्फ मसाले और कपड़े का व्यापार करने आई थी, अब वो भारत के एक बहुत बहुत बड़े हिस्से पर हुकूमत कर रही थी। सिर्फ 2 साल, बस 2 सालों में भारत का पॉलिटिकल नक्शा पूरी तरह से बदल चुका था। एक कमर्शियल कंपनी अब एक इंपीरियल पावर बन चुकी थी, और शायद यही इस युद्ध का सबसे बड़ा और सबसे स्थायी नतीजा था। और ये सब कुछ हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। क्या ये सब होना तय था? क्या मराठों का पतन और अंग्रेजों का उदय, क्या ये सब टाला नहीं जा सकता था? सोचिए, अगर मराठा सरदार आपस में लड़ने के बजाय एक हो जाते तो क्या होता? क्या तब भी इतिहास का रुख यही होता? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो सोचने पर मजबूर करते हैं।